नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम एक नया जो टॉपिक है वो करने वाले हैं। वैसे हमने इसको क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन एक बार आपको समझा देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि इस लेक्चर को एक बार देखना है, तो बिल्कुल आपको जो भी लेक्चर समझ में नहीं आता है, उस लेक्चर के बारे में मुझे लिख सकते हैं। मैं ऑनलाइन आके इस लेक्चर को समझाने वाला था, लेकिन इस समय मैं जहाँ पर अपना ऑनलाइन आने का सिस्टम है, वहाँ से मैं काफ़ी दूर हूँ, घर पर हूँ और घर से ही मैं इस लेक्चर को कवर कर रहा हूँ। और मैंने ये लेक्चर आज दिन में लिखा था, लिखने के बाद और उस लेक्चर को आज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आप लोग यूज़ कीजिए, अपना ईयरफोन कानों में लगाइए और शानदार तरीके से इस लेक्चर को सुनिए। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो बैंकिंग व्यवस्था थी, ठीक है। अब देखो, ये बैंकिंग व्यवस्था जैसे ही नाम आएगा तो आप लोगों के मन में क्या आएगा मालूम है? आप लोगों के मन में आएगा बैंकिंग, ब्याज दर, इंटरनेट, ई बैंकिंग, ऐसी चीज़ें आपके मन में आएंगी। तो बिल्कुल आनी चाहिए, तो मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। जो नाम है वो तो क्या है, वर्तमान है, लेकिन इसकी जो स्थितियाँ हैं ना, वो प्राचीन है। तो देखो क्या थी, इसका जो नामांकन है वो प्राचीन काल पर हुआ है। कोई भी चीज़ नई नहीं आती है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ हो, चाहे इंटरनेट हो। अब आप लोग कहोगे साहब प्राचीन काल में इंटरनेट कहाँ था? तो प्राचीन काल में इंटरनेट आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, ठीक है। तो वहाँ श्री कृष्ण ने क्या है, धृतराष्ट्र को ये चीज़ दिखाने के लिए व्यवस्था की थी ना, लैब में जो युद्ध है वो दिखाने की व्यवस्था की थी। तो बिल्कुल, तो देखो सबसे पहले बैंकिंग व्यवस्था वर्तमान का नाम है, ठीक है। नाम तो आज का है, लेकिन इस व्यवस्था का जो आधार है ना वो प्राचीन काल से ही जुड़ा है। प्राचीन काल का मतलब आप लोग समझ सकते हो, मौर्य काल से भी बाद में, यानी कि 2000 ईसा पूर्व से पहले। उसके बारे में बाद में बात करूंगा। तो देखो, सबसे पहले जो व्यवस्था थी वो किस पे आधारित थी? वो लेन देन पर आधारित थी। आज भी व्यवस्था किस पर आधारित है? लेन देन पर आधारित है। यानी कि आप लोग बैंक में जाते हो, पैसा लेते हो, बदले में क्या देते हो? ब्याज दर देते हो। आप लोग अपना पैसा बैंक में जमा कराते हो, बदले में क्या लेते हो? ब्याज लेते हो। तो दोनों में क्या होता है? लेन देन होता है। लेकिन इसका जो स्वरूप है ना, इसका जो सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा बदल गया है, थोड़ा सा चेंज हो गया है। उसी को मैं समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। देखो, पहले क्या थी? पहले थी महाजन व्यवस्था, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा महाजनपद काल, मत्स्य संघ, कुरुवंश, कांदार, गांधार, अवंती, मगध, अवध, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। तो आप लोग कहोगे हाँ सर, हमने सुना तो है, बिल्कुल। तो उसी समय राजा क्या करते थे, अपने जो लोग होते थे उनको वहाँ पे बसाते थे, इन लोगों को बसाते थे और इनको देते थे बैंकिंग व्यवस्था का काम करने को। तो आप लोग कहोगे कि राजा इसका निर्धारण करता था? तो इसका उत्तर है हाँ। देखो, गांव में ब्याज देने का काम जो है ये किया करते थे कौन? महाजन। आप लोगों ने देखा होगा, जो पुरानी पिक्चरें होती हैं उनमें एक आदमी बाहर बैठा होता है, मोटे मोटे चश्मा लगा के देखता रहता है लोगों को आते जाते। तो ये जो महाजन थे ये काम किया करते थे, और इसके बदले में ये क्या करते थे, मूल्यवान चीज़ जो है उनको गिरवी रख लेते थे, यानी कि पैसा तो दिया। अब देखो आजकल क्या होता है, आजकल आप अपना आधार कार्ड जमा कराइए, बैंकिंग प्राप्त करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जमा कराइए, घर के डॉक्यूमेंट्स जमा करा दीजिए, तो आपको पैसा मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारी बैंक बहुत तरह से लोन दे देती हैं, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। पहले क्या करते थे, लोन देने के लिए मूल्यवान चीज़ें रख लेते थे, सोना रख लिया, चांदी रख ली, ठीक है। यहाँ तक कि जो पशु होते थे उनको भी रख लेते थे पहले, उसके बदले में पैसा मिल जाता था। तो इस व्यवस्था में पहले सेठ और साहूकार मौजूद होते थे, ठीक है। कहीं पर सेठ होते थे, कहीं पर साहूकार होते थे। अब देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि राजा इनको क्या करते थे, बसाते थे, लेकिन राजाओं को भी कर्ज प्रदान करने का ये काम करते थे। राजाओं को ही नहीं, जो सैनिक होते थे ना उनको भी कर्ज देते थे, अधिकारियों को भी कर्ज देते थे। तो आप लोग कहोगे साहब राजा को कर्ज देते थे? तो बिल्कुल देते थे। आप लोगों ने आम्रपाली का नाम सुना होगा, तो आम्रपाली जो है बड़े बड़े राजाओं को पैसा दिया करती थी, स्वयं गड़का थी। और जो सैनिक और जो अधिकारी हैं ये क्या करते थे, भोग विलास की जिंदगी जीते थे। तो ये क्या करते, जो राजाओं से इनको एकता, यानी कि जो पेमेंट के बदले जो जमीन मिलती थी उसको ये गिरवी रखते थे, ठीक है। तो याद रखना है, राजा तो क्या करते थे, राजा पे तो भरोसा होता था, उसको तो पैसा ऐसे ही मिल जाता था। लेकिन जो सैनिक और अधिकारी हैं ये क्या करते थे, ये जो एकता होता है ना, एकता भूमि होती है जो राजा के द्वारा सेवा के बदले में जो भूमि प्रदान की जाती थी, उसको ये क्या करते, गिरवी रख दिया करते थे। अब देखो, यहाँ पर थोड़ा बदलाव आता है अलाउद्दीन खिलजी के समय। इसने क्या किया, इस व्यवस्था को कठोर बना दिया। अब आप लोग कहोगे कि साहब कठोर बनाने का मतलब क्या है, क्या उसमें कोई बदलाव किया? तो इसका उत्तर है हाँ। इसने क्या किया, इसने उन लोगों को निर्धारित कर दिया जो ब्याज लेन देन का काम करेंगे,
उनका लेखन रखना पड़ेगा, कितने लोगों ने ब्याज ली, कितने लोगों ने ब्याज दी, कब तक वो वापस लौटाएगा। इन सारी चीज़ों पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, निगरानी बढ़ा दी थी। ठीक है, ब्याज जो देखो बाजार व्यवस्था प्रणाली लेके आया था, तो उसमें जो ब्याज की दर थी उनका सटीक निर्धारण उसके द्वारा कर दिया ताकि लोगों का शोषण ना हो सके। तो इससे थोड़ी देखो ज़्यादा समस्या नहीं आती कभी भी, थोड़ी समस्या जो है वो साहूकारों को आई थी और उन्होंने विरोध भी किया था, लेकिन उस विरोध का कुछ बना नहीं। ठीक, अब देखिए आगे आगे क्या होता है। जो अधिक पैसा होता है उस पर कितनी ब्याज लगती थी, 10% लगती थी। ठीक है, और जो कम पैसा होता है उस पर 20% ब्याज लगती थी। आप लोग कहोगे ज़्यादा पैसे पर कम ब्याज और अधिक कम पैसे पर ज़्यादा ब्याज। देखो आजकल जब आप लोग ज़्यादा चीज़ खरीद के लाते हो ना तो उस पर डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है, और जब कम चीज़ खरीदते हो तो उस पर डिस्काउंट क्या लगता है, कम लगता है। ठीक है, तो पहले ज़्यादा पैसा होता था उस पर 10%, अब देखो 10% भी बहुत होता है। वर्तमान में ब्याज की दर 2% है। ठीक है, 2 और गाँव में शायद 3% हो गई, मैंने इससे ज़्यादा सुनी नहीं है। 2 से 3% वर्तमान में ब्याज की दर है, लेकिन पहले 10% तक ये ब्याज की दर जो है हुआ करती थी। अब देखो ब्याज वसूलने का जो काम है ना वो कौन करते थे, साहूकार करते थे। और जो साहूकार जो ब्याज वसूलने का काम करते थे ये हर विधि का प्रयोग करते थे। अब आप लोग कहोगे हर विधि का प्रयोग का मतलब, देखो पहले वो प्यार से पैसा मांगते थे, अगर प्यार से पैसा ना दे तो उसके घर पर जाते थे तगादा करने, शिकायत करने, फिर भी ना दे तो फिर वो लोग डंडा लेके जाते थे और ज़बरदस्ती उसकी चीज़ों को खुसा लेते थे। तो ब्याज वसूलने का कार्य जो कौन करते थे, साहूकार करते थे। ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को बात। चलिए अब देखो हम बात करते हैं कि जो मुगल काल है, मुगल काल में बैंकिंग प्रणाली कैसी थी। देखो इस्लाम के अंदर जो ब्याज वसूलना है ना इसको क्या माना गया है, गलत माना गया है, इसको हराम माना गया है। लेकिन बाबर और बाबर के से लेकर शाहजहां तक, ठीक है, सभी शासकों ने इसको क्या दिया, संरक्षण दिया। संरक्षण ही नहीं दिया, इनके जो घर के लोग होते थे ना ये भी इस व्यवस्था में शामिल होते थे। आप लोग कहोगे साहब घर के लोगों का मतलब क्या है, घर के लोगों का मतलब है कि जो उनका पैसा होता था ना, अब वो सीधे तो ये काम कर नहीं सकते थे कि भाई बाहर आकर बैठ जाएं कि पैसे ले लो पैसे ले लो, ऐसा तो कर नहीं सकते। ये उस पैसे को किन को देते, मुनीमों को देते, और मुनीम क्या करता था, ब्याज देता था, और उस ब्याज से जो ब्याज मिलती थी उस ब्याज का ये लोग क्या करते थे, प्रयोग करते थे। तो इसमें मौन सहमति होती थी राजा की। अब देखो औरंगजेब क्या था, थोड़ा कट्टर था। ठीक है, कट्टर इस्लामिक था। इसने कहा नहीं नहीं मैं ये काम नहीं करने दूंगा, लेकिन फिर भी ये काम चलता था। अब देखो औरंगजेब करता तो बातें ठीक था, वो इस्लाम के आधार पर बातें करता था। अब देखो इस्लाम में क्या है, चार, उसने औरंगजेब ने आदेश निकाले थे कि 4 अंगुल से ज़्यादा कोई दाढ़ी नहीं रखेगा। ठीक है, और जुआ नहीं खेलेगा, दारू नहीं पिएगा, शराब नहीं खाएगा, सभी त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। अब लोग उससे इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि भाई ये आदमी बिल्कुल पागल है। ठीक है, अब सोचो वर्तमान में कोई आदेश निकाल दे कि किसी को जुआ नहीं खेलना है, शराब नहीं पीनी है, ये तो ठीक है। अगर किसी ने ये आदेश निकाल दिया, ना तो गाना गाना है ना गाना सुनना है, तो बताओ उसको कोई छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा। तो लोग अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ों को प्रयोग में करते थे। ठीक है, करते सभी थे बिल्कुल। अब देखो एक जो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो थी कि मुगल काल में जो पैसे का लेन देन होता था उस जगह को बोलते थे कोठी। ठीक है, क्या बोलते थे, कोठी बोलते थे। ये कोठी जो शब्द है ये पैसे के लेन देन के सेंटर के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है, इस व्यापार को शुरू करना, अगर कोई आदमी नया है वो व्यापार शुरू करना चाहता है तो उसे राजा की अनुमति लेनी पड़ती थी, और ब्याज का निर्धारण भी कौन करता था, राजा किया करता था। ठीक है, केवल किताबी रूप से, वरना सब कुछ जो चलता था वो साहूकारों सेठों को चलता था। अब देखो एक इसमें बहुत अच्छी चीज़ आती है, हुंडी व्यवस्था। ठीक है, अब आप लोग को सब हुंडी व्यवस्था का मतलब क्या होता है, तो मैं वही समझाने वाला हूँ। हुंडी व्यवस्था का मतलब है जो पैसे के स्थान पर इसका लेन देन किया जाता था। ठीक है, आप लोगों ने, इसमें क्या होता है, इसमें कागज़ का स्टाम्प होता है। ठीक है, कागज़ का स्टाम्प होता है, उस पर लिखित होता है। जैसे आप लोग क्या करते हो, चेक देखते हो ना, उस चेक पर किसी ने लिख कर दे दिया कि जाओ मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए मैं आपको देता हूँ। आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा, उसमें अमिताभ बच्चन क्या करते था, वो कागज़ पर लिख कर दे देता है। होता था वो केवल साहूकारों पर होता था, और साहूकार क्या करते थे, पैसे के लेन देन के बदले में उन चीज़ों को दे देते थे, और ये हर जगह नहीं चलती थी, इनके भी केंद्र होते थे। ठीक है, इनके भी क्या होते थे, जैसे आपके पास पेटीएम होता है, फ़ोनपे होता है, गूगल पे होता है, तो आप ऐसा थोड़ी करोगे कि फ़ोनपे को लेकर गए और आप लोगों ने गांव के अंदर किसी भी आदमी को कहा कि देख मेरे पास फ़ोनपे है, मुझे, आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन कहाँ होगा, जो आदमी उसके बारे में नॉलेज रखता होगा। ठीक है, उसी को तो आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो।
हर किसी को थोड़ी ट्रांजैक्शन करोगे, उसके पास वो व्यवस्था होगी तभी तो ट्रांजैक्शन होगा, उसके पास मोबाइल नंबर होगा तभी तो होगा। तो ऐसे ही जो हुंडी व्यवस्था है ये प्रचलन में थी, ये पैसे के स्थान पर प्रयोग में लाई जाती थी। और जहांगीर के काल में इसका सर्वाधिक प्रचार था। एक आदमी थे बीर जी, ठीक है, इन्होंने इसका बहुत अच्छे से प्रयोग किया था। और इसके जो दाम थे ना वो अलग अलग शहरों में अलग थे। अब आप लोग कहोगे तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है पेट्रोल डीजल के दाम होते हैं ना, दिल्ली में अलग होते हैं, बिहार में अलग होते हैं, हरियाणा में अलग होते हैं। तो ऐसे ही इस हुंडी व्यवस्था के दाम जो थे वो भी भिन्न थे। सूरत में 6.5% ब्याज मिलती थी, अहमदाबाद में 1.5% थी, ठीक है, पटना में 7% थी, बनारस में 6% थी, यानी कि पूरे भारत में विभिन्न विभिन्न दर जो है वो हुआ करती थी। तो अब आप लोग ये सोचोगे साहब इससे तो एक आदमी ज़्यादा ब्याज पर चीज़ें लेकर जाए और कम ब्याज पर बेच दे, तो हाँ इसी को तो मुनाफा बोलते हैं, इसी को तो बिजनेस बोलते हैं। एक आदमी जयपुर से कपड़े खरीद के लाता है, उनको छोटे शहर में बेचता है महंगे दामों पर, तो यही व्यापार होता था, ठीक है। तो इसी को हुंडी व्यवस्था बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और बताना क्या चाहता हूँ। आप लोगों को मैं मुगल काल में, मध्यकालीन भारत में मैंने पढ़ाई थी सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, उसमें सोने चांदी के सिक्कों के आधार पर दूसरे सिक्कों का प्रचलन किया जाता था। तो बिल्कुल उसी व्यवस्था, ये जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था पर आधारित है, ठीक। चलिए अब देखो बीमा प्रणाली। अब देखो बीमा प्रणाली का मतलब क्या है, इसी बैंकिंग व्यवस्था के अंदर बीमा प्रणाली होती थी। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे थे कि पहले लूट पाट बहुत होती थी, अब तो चोरियां होती है लेकिन गिनी चुनी जो चीज़ें हैं वो चोरियां होती हैं। लेकिन पहले चोरी और जो लूट है वो मुख्य व्यापार होता था। लोग व्यापार करते थे, एक शहर से दूसरे शहर में जाते, तो क्या होता, उनका सामान चोरी हो जाया करता था। तो वो लोग क्या करते, उसका बीमा कर लेते थे। और बीमा जो है वो 22 से 24% की दर पर होता था, यानी कि बहुत महंगा। और वो निश्चित समय के लिए होता था। जैसे एक आदमी यहाँ से चलता है, ठीक है, जयपुर से चलता है दिल्ली के लिए, तो वो अपने सामान का बीमा करा देता। और जब वो जाता था, अगर रास्ते में उसको किसी ने लूट लिया तो उसके पैसे किसको मिलते थे? उसके पैसे बीमा कंपनी या जो साहूकार होता था, सेठ होता था, वो दे देता था। और नहीं लूटे तो वो पैसे जो हैं साहूकार के पास जमा हो जाते थे। क्यों? क्योंकि साहूकार किससे मिले होते थे? राजाओं से मिले होते थे। अब वो राजाओं से कहकर इस सामान की बरामदगी वापस करा देते थे, यानी कि पुनः उस सामान को अधिकतर ही लौट पा देते। क्योंकि चोर चोर मौसेर भाई होते हैं, ठीक है, सब जानते हैं चोरों को कि कौन से चोर की ये जो है वो हिम्मत है, कौन ये काम करेगा। तो इसलिए चोरी के सामान का पहला बीमा हुआ करता था, ठीक है, याद रखोगे। अब देखो बैंकिंग व्यवस्था में परिवर्तन, यानी कि उसका वर्गीकरण आ गया। देखो पहले जो प्राचीन काल में इसका काम जो है वो साहूकार और महाजन दो ही करते थे, लेकिन बाद में इसमें और कौन शामिल हो गया? बाद में इसमें सुनार और सर्राफ हो गए। सुनार जो है ना वो क्या करता है, सोने चांदी के आभूषण देता है, लेकिन उसके बदले में क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें जमा भी कर लेता है। आजकल भी लोग क्या करते हैं, शादी के लिए पैसा लेना है, पढ़ाई के लिए पैसा लेना है, तो सुनार के पास अपने गहने जमा करा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें जमा करा देते हैं और तब जाके पैसा उनको मिल जाता है। तो इसका वर्गीकरण हो गया, सेठ, साहूकार, सुनार, सर्राफ, ऐसे करके इसका विभाजन हो गया। और आजकल तो बहुत सारे लोग जो है वो पैसा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें गिरवी रखने के बाद, ठीक है, हर पैसे वाला आदमी ये जो काम है वो वर्तमान में करता है। अब देखो कुछ जो आपका जो प्रश्न कंप्लीट हो जाता है तो आप तथ्यात्मक बातें लिख सकते हो। मैं हर बार कहता हूँ कि प्रश्न के लास्ट में आप ऐसी कुछ चीज़ें डाल दिया करो ताकि जो एग्जामिनर होता है ना उसकी निगाह जो है उस पर रुक जाए। देखो प्रारंभिक बैंकिंग की जो प्रमाण मिलते हैं चल्दिया मिस्र में मिलते हैं, ठीक है, कहाँ मिलते हैं? चल्दिया मिस्र में मिलते हैं। और प्राचीन जो बैंकिंग व्यवस्था है वो किस पर आधारित होती थी? वो शोषण पर आधारित होती थी, ठीक है, एक ही उद्देश्य होता था, लाभ कमाना। अब देखो आजकल तो बैंक जो होता है, अगर किसान की मृत्यु हो जाती है, कुछ और हो जाता है, और बरसात हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं और कुछ, तो सरकार क्या करती है, माफ़ कर देती है। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। पूर्णतः शोषण पर आधारित पहली जो प्राचीन व्यवस्था है वो निर्धारित थी। कर्ज वसूलने के जो कारण, जो स्तर था ना, वो बहुत निम्न श्रेणी का था, यानी कि गिरा हुआ था। अगर आप पैसा नहीं चुका पाते हो तो आपकी ज़मीन छीन ली जाएगी। अगर आप पैसा नहीं चुका पाते हो तो आपका घर छीन लिया जाएगा। अगर आप पैसा नहीं जमा करा पाते हो तो आपको बदुआ मजदूर बना लिया जाएगा, आपको काम करना पड़ेगा साहूकार के घर में। अगर आप पैसा नहीं चुका पाते हो तो आपके घर के जो बच्चे होते हैं उनको बेच दिया जाता था। और जो घर की महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती थी, उनके साथ जबरन विवाह कर लिए जाते थे। आज की व्यवस्था में क्या होता है, आजकल संपत्ति को कुर्क कर देते हैं। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो फिर कुछ नहीं होता, ठीक है, कौन बैंक वाला घूमेगा, ठीक है, वो बैंक अपना नुकसान मानकर उसको सहन कर लेती। लेकिन पहला ऐसा नहीं था, पहले व्यवस्था बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। तो ये थी बीमा प्रणाली, और जो ये बीमा प्रणाली है ये आती है बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको अच्छे से सुना होगा, तो आपको कि माइंड के अंदर इसका पूरा ग्राफ बन गया होगा कि आखिर में
बैंकिंग प्रणाली थी क्या और बैंकिंग प्रणाली का मतलब क्या था। तो आप इसको अच्छे से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। और जब आप लेखन कार्य किया करो तो चीज़ों को जोड़ना सीखा करो, ठीक है। चीज़ों को प्रेजेंट करना सीखो कि भाई मान जो महाजन व्यवस्था थी तो महाजन कैसे किस प्रकार से लोन दिया करता था सैनिकों को, अधिकारियों को। सैनिक अधिकारी इसके बदले में इकता अपनी ज़मीनों को गिरवी रख दिया करते थे। राजा के ऊपर कोई अधिग्रहण नहीं होता था। राजा मूल्यों का निर्धारण करता था, ब्याज दर का निर्धारण करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था के तहत इसको कठोर बना दिया था। बाजार जो ब्याज वसूलने की दर जो है वो 10 से 20% तक हुआ करती थी, अधिक पैसों पर 10%। तो ऐसे आप लेखन कार्य किया करो। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और मैंने बोल रखा है कि इतिहास से संबंधित, ठीक है। अब देखो आपके एग्ज़ाम लग जाएंगे तो एग्ज़ाम लगने के बाद आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। अब देखो लेकिन आपको जो भी टॉपिक हो, ठीक है, कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो प्राचीन भारत से हो, चाहे वो मध्यकाल से हो, चाहे वो विश्व इतिहास से हो, कहीं से भी हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप लोग मैसेज टाइप कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे जब भी टाइम मिलेगा, ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए, समझते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।